जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनका परिवार न केवल आर्थिक रूप से संपन्न था, बल्कि समाज में भी उनका बड़ा नाम था। नेहरू के जन्म के समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और देश में बदलाव की लहरें उठ रही थीं। उनका घर आनंद भवन सिर्फ एक आलीशान मकान नहीं था, बल्कि वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहां देश के बड़े नेता, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी अक्सर एकत्र होते थे और देश की दिशा तय करने वाली चर्चाएं होती थीं। पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील, समाज सुधारक और कांग्रेस के अग्रणी नेता थे। वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में गिने जाते थे। मां स्वरूप रानी शांत, स्नेही और संस्कारी थीं, जिन्होंने नेहरू के जीवन में संवेदनशीलता और करुणा का बीज बोया। नेहरू को बचपन से ही बेहतरीन शिक्षा मिली। अंग्रेज और यूरोपीय शिक्षक घर पर पढ़ाने आते थे, जिससे उन्हें पश्चिमी सभ्यता और विचारधारा की झलक मिली। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपराओं की शिक्षा भी परिवार में दी जाती थी। वे किताबों के बेहद शौकीन थे। विज्ञान, इतिहास, साहित्य, हर विषय में उनकी गहरी रुचि थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते और दुनिया को जानने समझने की कोशिश करते। बचपन से ही उनमें जिज्ञासा और सीखने की ललक थी। घर का माहौल हमेशा राजनीतिक चर्चाओं से भरा रहता था। आजादी, न्याय और समानता जैसे विषयों पर बहस होती थी, जिन्हें नेहरू बड़े ध्यान से सुनते और समझने की कोशिश करते। इन चर्चाओं ने उनके विचारों को गहराई दी। बचपन में ही उन्होंने देश की गुलामी का दर्द महसूस किया। जब वे अपने पिता और अन्य नेताओं को देश की आजादी के लिए संघर्ष करते देखते, तो उनके मन में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा जागती थी। पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति दोनों का गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। वे आधुनिक सोच के साथ साथ भारतीय मूल्यों को भी महत्व देते थे। यही संतुलन आगे चलकर उनके नेतृत्व में भी दिखा। नेहरू अक्सर सोचते थे कि जब देश के करोड़ों लोग गरीबी और गुलामी में जी रहे हैं, तो अकेले सुखी रहना सही नहीं है। उन्होंने अपने विशेषाधिकार को देश की सेवा के लिए जिम्मेदारी के रूप में देखा। यही सोच और संवेदनशीलता उन्हें आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में ले गई। उन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी और लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उनका बचपन भले ही राजकुमार जैसा था, लेकिन दिल में देश के लिए बेचैनी और बदलाव की आग थी। वे हमेशा अपने देशवासियों के दुख दर्द को महसूस करते थे। नेहरू के बचपन, परिवार और शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। यहीं से भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की यात्रा शुरू हुई, जिसने देश के भविष्य को आकार दिया। 15 साल की उम्र में नेहरू को इंग्लैंड भेजा गया। हैरो स्कूल और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वहां उन्होंने विज्ञान, इतिहास और राजनीति के नए विचार सीखे। समाजवाद, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र जैसे विचारों से उनका परिचय हुआ। भारत की आजादी का सपना और मजबूत हुआ। भारतीय छात्रों के समूहों में शामिल होकर देश की समस्याओं पर चर्चा की। वकालत की पढ़ाई लंदन में पूरी की और 1912 में भारत लौटे। अब वे सिर्फ अमीर वकील के बेटे नहीं, बल्कि आधुनिक सोच वाले युवा थे। इंग्लैंड के अनुभवों ने उन्हें एक सशक्त नेता बनने के लिए तैयार किया। इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। यह वह समय था जब देश में आजादी की लहर धीरे धीरे तेज हो रही थी और हर तरफ बदलाव की उम्मीदें जाग रही थीं। उनके पिता मोतीलाल नेहरू पहले से ही एक प्रतिष्ठित वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिससे जवाहरलाल के लिए राजनीति में प्रवेश करना अपेक्षाकृत आसान हो गया। परिवार का माहौल हमेशा देशभक्ति और समाज सेवा से भरा रहता था। वकील के रूप में नेहरू ने कई स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे लड़े। अदालत में रहते हुए भी उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक बदलाव की ओर आकर्षित रहता था। वे महसूस करते थे कि असली लड़ाई अदालत से बाहर जनता के बीच है। 1916 में जब पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई, तो नेहरू के विचारों और जीवन में एक नई दिशा आ गई। गांधी जी की सादगी, उनके विचार और सत्याग्रह की नीति ने नेहरू को गहराई से प्रभावित किया। गांधी जी से प्रेरित होकर नेहरू ने खादी पहनना शुरू किया, विदेशी वस्त्रों का त्याग किया और आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझने लगे। वे गांव-गांव घूमकर किसानों और मजदूरों से जुड़ने लगे।
उन्होंने किसानों के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनकी आवाज बन गए। नेहरू ने महसूस किया कि भारत की असली ताकत गांवों और किसानों में है। अंग्रेज सरकार ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सक्रियता से घबराकर उन्हें कई बार जेल भेजा। नेहरू ने अपने जीवन के लगभग 9 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। जेल में रहते हुए उन्होंने भारत एक खोज जैसी ऐतिहासिक किताबें लिखी, जिनमें उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की गहराई से चर्चा की। हर बार जेल से रिहा होने के बाद नेहरू का संकल्प और भी मजबूत हो जाता था। वे और अधिक जोश और ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुट जाते। धीरे धीरे वे आम जनता के प्रिय नेता बन गए, जिनकी आवाज करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन गई। आजादी की लड़ाई में उनका योगदान लगातार बढ़ता गया और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। गांधी जी और नेहरू का रिश्ता गुरु शिष्य जैसा था, लेकिन दोनों में गहरा सम्मान था। गांधी जी ने नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना। गांधी जी के कहने पर नेहरू ने भारत का दौरा किया, गांवों की गरीबी और समस्याएं करीब से देखी। इससे नेहरू की सोच और भी व्यावहारिक हो गई। नेहरू और गांधी जी के विचार कई बार अलग थे। गांधी जी गांवों के समर्थक, नेहरू आधुनिकता के। फिर भी दोनों देश की आजादी के लिए एकजुट रहे। नेहरू युवाओं में लोकप्रिय हुए और 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। अब लक्ष्य पूरी आजादी था। गांधी जी के भरोसे ने नेहरू को बड़ा नेता बना दिया। वे भारत का भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नियति से वादा भाषण में नए भारत का सपना दिखाया, लोकतंत्र की नींव मजबूत की, संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिलाया, निष्पक्ष चुनावों की परंपरा शुरू की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए कानून बनाए, हिंदू कोड बिल पास करवाया, छुआछूत और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कड़े कदम उठाए, अनेकता में एकता का विचार दिया, सभी राज्यों को भाषा संस्कृति की आजादी दी, धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। इन फैसलों ने भारत को एकजुट रखा। नेहरू ने देश को आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा दी। आजादी के बाद दुनिया दो गुटों, अमेरिका और सोवियत संघ में बंटी थी। नेहरू ने भारत के लिए गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, सभी देशों से दोस्ती रखी। मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना के नेताओं के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। इसका मकसद नए आजाद देशों को महाशक्तियों की राजनीति से दूर रखना था। भारत को शांति और स्वतंत्रता का समर्थक माना जाने लगा। नेहरू ने कोरियाई युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता की। 1962 में चीन युद्ध से नीति को झटका लगा, लेकिन गुटनिरपेक्षता आज भी भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। यह नेहरू की विश्व को दी गई बड़ी विरासत है। नेहरू का सपना था भारत को वैज्ञानिक और औद्योगिक राष्ट्र बनाना। उन्होंने IIT, CSIR जैसे वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए, भारी उद्योगों और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, भिलाई, दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट लगाए। इनसे लाखों लोगों को रोजगार मिला, औद्योगिक विकास हुआ। नेहरू ने इन कारखानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। सिंचाई और बिजली के लिए भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसे बड़े बांध बनवाए। इनसे खेती और उद्योग दोनों को फायदा हुआ। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की नींव रखी। नेहरू के प्रयासों ने भारत के विकास की मजबूत नींव रखी। उनका सपना था आत्मनिर्भर और विकसित भारत। नेहरू ने 17 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। IIT, AAIMS जैसे संस्थान उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। धर्मनिरपेक्षता ने भारत को एकजुट रखा। आलोचना भी हुई, लाइसेंस राज से आर्थिक विकास धीमा रहा, चीन नीति पर सवाल उठे। 1962 के चीन युद्ध में भारत की हार ने नेहरू को गहरा सदमा दिया। फिर भी मुश्किल हालात में देश को एकजुट रखना और विकास की राह पर डालना आसान नहीं था। उनकी सफलताओं और गलतियों दोनों से सीखने की जरूरत है। नेहरू की विरासत संतुलित दृष्टिकोण से देखी जानी चाहिए। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका योगदान अमिट है।
नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनके चेहरे पर बच्चों के लिए हमेशा एक खास मुस्कान रहती थी और वे मानते थे कि बच्चों की मासूमियत और जिज्ञासा में ही देश का असली भविष्य छुपा है। नेहरू बच्चों के साथ समय बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, चाहे वह स्कूल का कार्यक्रम हो या बगीचे में खेलना। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश भर के स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। बच्चे कविता, नाटक और गीतों के जरिए चाचा नेहरू को याद करते हैं। यह दिन बच्चों के अधिकारों और उनके उज्जवल भविष्य की बात करने का भी अवसर है। वे मानते थे, बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें प्यार, शिक्षा और अवसर मिलना चाहिए। नेहरू ने हमेशा शिक्षा को सबसे जरूरी माना और चाहते थे कि हर बच्चा स्कूल जाए, खुले दिल से सीखे और अपने सपनों को पूरा करे। उनका मानना था कि बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले तो वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बच्चों के बीच वे खुद भी बच्चे बन जाते थे। उनके साथ खेलते, हंसते और कहानियां सुनाते हुए नेहरू की सादगी और अपनापन झलकता था। बच्चों के सवालों का वे बड़े धैर्य से जवाब देते और उनकी कल्पनाओं को प्रोत्साहित करते। उनकी शेरवानी में गुलाब का फूल बच्चों के प्रति प्यार का प्रतीक था। यह गुलाब उनकी कोमलता और सुंदर सोच का प्रतीक बन गया, जो आज भी बच्चों के बीच लोकप्रिय है। 1964 में नेहरू का निधन हुआ। पूरा देश शोक में डूब गया। हर गली, हर गांव में लोग उनकी याद में आंसू बहा रहे थे। बच्चों की आंखों में भी अपने चाचा के लिए गहरा दुख था। उन्होंने अपनी राख का एक हिस्सा खेतों में बिखेरने की इच्छा जताई। किसानों से गहरा जुड़ाव था। वे मानते थे कि भारत की आत्मा गांवों और खेतों में बसती है और किसानों की मेहनत से ही देश आगे बढ़ता है। उनका जीवन बच्चों के लिए प्रेरणा है। सपने देखना,